बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इस उम्मीद के साथ कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। अच्छा डियर स्टूडेंट, आज हमारा लेक्चर नंबर 43 है। स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम सेंट्रीपिटल फोर्स को कवर करेंगे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी अहमियत को देखा जाए तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। स्टूडेंट, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, हम इसको डिफाइन करते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है, ये वो फोर्स है जो किसी पार्टिकल को स्ट्रेट पाथ से सर्कुलर पाथ में कन्वर्ट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इसे हम कहते हैं, ये हमारी सेंट्रीपिटल फोर्स है। द फोर्स नीडेड टू बेंड द स्ट्रेट पाथ ऑफ पार्टिकल इनटू अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है हमारे पास mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। अगर हम स्टूडेंट v इज इक्वल टू r ओमेगा को कंसीडर करें तो ये फॉर्मूला हमारे पास आता है mr ओमेगा स्क्वायर। अच्छा स्टूडेंट, पहले इस टॉपिक की डेरिवेशन सिलेबस में शामिल थी, लेकिन अब सिर्फ इसके थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट शामिल है सिलेबस के अंदर, तो हम सिर्फ अब उसी को देखेंगे। क्या है इसका कॉन्सेप्ट? इसका कॉन्सेप्ट समझने के लिए आप कंसीडर करें एक सिंगल पार्टिकल ऑफ मास m। ये पार्टिकल ऑफ मास m किसी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड घूम रहा है, रोटेट कर रहा है। लेट्स सपोज इस पर लगाई जाने वाली फोर्स की डायरेक्शन कुछ इस तरह से, जैसे आपको यहाँ पर एक एरो से नजर आ रही है। अब स्टूडेंट, ये पार्टिकल कुछ टाइम के बाद अपनी पोजीशन 2 पर आ जाता है। अगर इस पर फोर्स के लिहाज से देखा जाए तो इसको तो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर जाना चाहिए, लेकिन अपने एक्सिस की वजह से मजबूर होकर ये पार्टिकल अपनी पोजीशन 2 पर कन्फाइंड रहता है और पोजीशन 2 पर इसकी डायरेक्शन जो फोर्स की है वो चेंज हो जाती है, जो इस पर लगने वाली है। अब यहां से ये नेक्स्ट थर्ड पॉइंट पर मूव करता है। इसे बी नेक्स्ट जो सा है वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर जाना चाहिए, लेकिन ये इस पॉइंट से भी सिर्फ एक्सिस ऑफ रोटेशन से मजबूर होकर अपने थर्ड पोजीशन पर आता है। और इस तरह एक स्ट्रेट लाइन में मूव करने वाली जो बॉडी है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन की वजह से सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करना शुरू हो जाती है। तो स्टूडेंट, ऐसी मोशंस जिसमें एक पार्टिकल अपने एक्सिस की वजह से स्ट्रेट लाइन से सर्कुलर पाथ के अंदर कन्वर्ट हो जाए, आप उस पर लगाई जाने वाली फोर्स को क्या नाम देंगे? सेंट्रीपिटल फोर्स का नाम देंगे। इसे हम सेंटर सीकिंग फोर्स भी कहते हैं। ये स्टूडेंट बुक्स की लाइन है। ऑन द अदर हैंड, a constant force acting perpendicular to the velocity of body moving in a circular path will change the direction, but magnitude of velocity will remains the same. स्पीड ऑफ वेलोसिटी बॉल सेम रहेगी, लेकिन डायरेक्शन हर डिफरेंट पॉइंट पे क्या हो रही है? वेलोसिटी की डिफरेंट है, और वेलोसिटी की डायरेक्शन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द बॉल है, which is also we can say that is along the tangent, या along the tangent भी होती है। तो हम ऐसी फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स या सेंटर सीकिंग फोर्स का नाम देंगे। स्टूडेंट, न्यूटन फर्स्ट लॉ के मुताबिक, सेकंड लॉ के मुताबिक, कोई बॉडी पर जब फोर्स एक्सर्ट की जाए तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है सेम डायरेक्शन के अंदर, और ये बॉडी जो सी है वो जिस डायरेक्शन में उस पर फोर्स लगे उसी डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देती है। लेकिन अगर यही फोर्स किसी बॉडी पर कुछ इस तरह से लगे कि वो एक पॉइंट से फिक्स हो, जैसे यहाँ पर एक शख्स जो सा है वो एक बॉल को धागे से बांध के हवा में घुमा रहा है, तो जिस पॉइंट से उसने धागे को पकड़ा हुआ है वो उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन कहलाएगा। और जब ये इस पर बॉल पर फोर्स लगाएगा तो ये बॉल न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक स्पीड में तो सेम रहेगी, लेकिन इसकी हर पॉइंट पे डायरेक्शन क्या होती जाएगी? चेंज होती जाएगी। जैसे इससे पहले डायग्राम में मैंने आपको शो किया है कि हर पॉइंट पर एक्सिस ऑफ रोटेशन की वजह से उसकी फोर्स की डायरेक्शन स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, लेकिन वो बेंड हो जाता है सिर्फ अपने एक्सिस की वजह से। तो ऐसी फोर्स जो प्रोड्यूस होगी उसको आप सेंट्रीपिटल फोर्स का नाम देंगे, और उस एक्सेलरेशन को हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। तो ये स्टूडेंट बुक की स्टेटमेंट्स है, बुक्स की लाइन है। अब इसमें आप थर्ड वाला पैराग्राफ देखें। फिगर 3.6 shows a ball tied at the end of a string being whirled in the horizontal circle. It would not continue in circular path if the string is snapped. Careful observation shows that once the string snaps, when the ball is at a point A, the ball will flow the straight line path AB, which is tangent at that point. अच्छा स्टूडेंट, अब ऐसा है कि अगर ये बॉल यहाँ से
कट कर दी जाए। ये वैसे अभी आपने जो सीखा है वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल फोर्स सीखा है, ठीक है। कोई बॉडी जो सेंट्रीपिटल फोर्स के साथ मूव कर रही है उसके एक्सेलरेशन को हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। अब अगर इस बॉडी के जिस धागे को यहाँ से स्नैप कर दिया जाए, तोड़ दिया जाए, तो ये बॉडी क्या करेगी? अब एक्सिस ऑफ रोटेशन का ताल्लुक खत्म हो जाएगा। जैसे मैंने पहले बोला कि ये बॉल एक्सिस ऑफ रोटेशन की वजह से सर्कल में मूव करती है। जैसे ही एक्सिस ऑफ रोटेशन का ताल्लुक खत्म होगा, ये बॉडी इस पॉइंट से स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर जाएगी और ये स्ट्रेट लाइन की डायरेक्शन इस सर्कल के साथ टेंजेंट कहलाती है। हम इसकी वेलोसिटी को टेंजेंशियल वेलोसिटी का भी नाम देते हैं। स्टूडेंट, ऐसी फोर्स जो किसी बॉडी को सर्कुलर पाथ में मूव करवाए, उसकी डायरेक्शन को हर पॉइंट के ऊपर चेंज करवाए, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी जो सी है वो क्या हो, कंटिन्यूसली चेंज हो रही हो, लेकिन उसकी स्पीड यूनिफॉर्म रहे, ऐसी फोर्स को हम कहते हैं कि ये हमारे पास सेंटर सीकिंग फोर्स है या सेंट्रल सेंट्रीपिटल फोर्स है। ये स्टूडेंट इस टॉपिक से रिलेटेड एक एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चन है। व्हाई मस्ट सेंट्रीपिटल फोर्स ऑलवेज एक्ट परपेंडिकुलर टू इंस्टेंट वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल? मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल रहती है। ये बात स्टूडेंट आप याद रखेंगे। अब अगर इंस्टेंट वेलोसिटी को देखा जाए, यहां से इस बॉल के इस धागे को जब तोड़ देंगे तो एक वेलोसिटी इसकी अलोंग द टेंजेंट भी बनेगी, ये वाली, ये इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी कहलाती है। इन दोनों के एंगल आपस में 90 डिग्री रहता है। जो भी पॉइंट आप सिलेक्ट करेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स की जो डायरेक्शन है वो हमेशा अलोंग द सेंटर ऑफ द सर्कल रहेगी और टेंजेंट की डायरेक्शन चेंज जरूर होगी, लेकिन सेंटर के साथ उसका एंगल 90 डिग्री बनेगा। तो क्वेश्चन ये है, व्हाई मस्ट सेंट्रीपिटल फोर्स ऑलवेज एक्ट परपेंडिकुलर टू द इंस्टेंट वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल? स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं। अच्छा स्टूडेंट, इस टॉपिक का अब नेक्स्ट पार्ट है कि सेंट्रीपिटल फोर्स की एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं। एक एग्जांपल है, व्हेन अ बॉल इज बिल्ट इन हॉरिजॉन्टल सर्कल विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग, द टेंशन इन अ स्ट्रिंग प्रोवाइड्स द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। ये इसकी पहली एग्जांपल है। दूसरी एग्जांपल है, फॉर एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन अ टर्न टेबल, द फ्रिक्शन इज द सेंट्रीपिटल फोर्स। थर्ड एग्जांपल है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज द कॉज ऑफ अर्थ ऑर्बिटिंग अराउंड द सन एंड मून एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। तमाम जो प्लैनेट सिस्टम है वो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं, तो उनके ऊपर जो उन प्लैनेट्स की फोर्स है उन्हें भी हम सेंट्रीपिटल फोर्स का नाम दे सकते हैं। A normal or magnetic force compels a charged particle moving along a straight path into the circular path. ओके, अच्छा स्टूडेंट, ये जो फोर्थ पॉइंट है ये इसी नई बुक के सिलेबस के आखिर के चैप्टर्स में आप इसको क्लियर करेंगे। यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। बाकी तीन एग्जांपल्स जो सी हैं वो बड़ी सिंपल है, वो आप लोग उसको बड़ी आसानी से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि अर्थ जो सी है वो सूरज के गिर्द रिवॉल्व करती है, चांद जो सा है वो जमीन के गिर्द रिवॉल्व करता है, टर्न टेबल जिस पर चीजें रोटेट होती हैं उसमें चीजें रोटेट करने की जो फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स है। ये वाली आपके लिए थोड़ी चीज जो सी है वो एक नई है, एक नया कॉन्सेप्ट है। मैग्नेटिक फील्ड का रीजन इमेजिन कर रहे हैं आप। एक छोटा सा रीजन है जहां पे मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है। मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से प्रोड्यूस होती है? एक साइड पर आप नॉर्थ का मैग्नेट प्लेस करते हैं और दूसरी साइड पर आप साउथ का मैग्नेट प्लेस करते हैं। अब इस रीजन में समहाउ किसी भी तरीके से इसके मेथड्स होते हैं, वो मेथड्स यहां पर डिस्कस करना जरूरी नहीं है। अब एक चार्ज पार्टिकल को थ्रो किया जाता है इस मैग्नेटिक फील्ड के रीजन पे। तो स्टूडेंट, यहां पर ये चार्ज पार्टिकल पर जो लगने वाली फोर्स है वो टुवर्ड्स द सेंटर होगी, लिहाजा ये पाथ में डाइवर्ट हो जाएगा। इस पॉइंट पर इस पर लगने वाली फोर्स टुवर्ड द सेंटर होगी, तो ये इस पॉइंट से यहां बैंड हो जाएगा और करते करते ये चार्ज पार्टिकल सर्कल में मूव करना शुरू कर देगा। तो नॉर्मल और परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, इस परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल के साथ 90 डिग्री होगी। इस वजह से वो कहते हैं परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड कंपेल्स, मजबूर करती है चार्ज पार्टिकल मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट पाथ इनटू द सर्कुलर पाथ। जैसे ही ये पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में आएगा ये सर्कुलर पाथ के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ये इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म का कॉन्सेप्ट है।
जो आगे के चैप्टर्स में आप मजीद अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है सेंट्रीपिटल फोर्स का, एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल भी है। बैंड कर्व्ड हम इसको कहते हैं। स्टूडेंट अक्सर आपने देखा होगा कि रोड्स के ऊपर जब सर्कुलर पाथ आ जाता है, जैसे मोटरवे से नीचे उतरते हुए आप इमेजिन करें, तो वो पाथ हमारे पास सर्कुलर होता है, तो उसका एक किनारा आउटर एज हायर रखा जाता है और उसका लोअर एज जो सा है वो लोअर रखा जाता है, इनर रखा जाता है। जैसे इस डायग्राम में आपको नजर आ रहा है कि ये डायगोनल रोड है क्योंकि एक सर्कुलर पाथ है। ऐसा क्यों किया जाता है? स्टूडेंट जब आप नीचे सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहे हैं, सर्कुलर पाथ में हर बॉडी के पास दो तरह की वेलोसिटी या एक्सेलरेशन मौजूद होता है। यहां देखिए, एक सर्कुलर पाथ में बॉडी पहले पॉइंट 1 पर थी, अब पॉइंट 2 पर आ गई। इसके पास दो तरह की वेलोसिटी होगी। एक तो वेलोसिटी है जो एंगुलर वेलोसिटी जिसके साथ ये रिवॉल्व कर रहा है, और दूसरी वेलोसिटी टेंजेंशियल वेलोसिटी है। तो जब कोई कार सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करती है तो टेंजेंशियल वेलोसिटी उसको सड़क के सर्कल के रेडियस से बाहर की तरफ लेकर जा रही होती है। पॉइंट 2 पर भी टेंजेंशियल वेलोसिटी एक्ट करती है, पॉइंट 3 पर भी। जैसे जैसे कार सर्कुलर पाथ में जाती है तो जो उसकी एक नॉर्मल फोर्स है या जो उसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी है वो उसे सर्कल से आउटवर्ड की तरफ डायरेक्ट करती है। तो ये बैंड कर्व उस कार को नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है ताकि ये कार सर्कुलर पाथ में वापस आ सके और ये जो इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी का कंपोनेंट है इसके अगेंस्ट वो वर्क कर सके। तो बैंड कर्व इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि गाड़ियों को नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स मिल सके और वो बड़ी आसानी से टर्न ले सके। अगर बैंड कर्व ना हो तो गाड़ी स्ट्रेट लाइन के अंदर ट्रेवल कर जाएगी और गाड़ी को सर्कुलर पाथ के अंदर रिवॉल्व करवाना कदरे मुश्किल काम होगा। स्टूडेंट बैंड कर्व जो होता है वो हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स की एक बड़ी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है जिसे हम कॉमन लाइफ के अंदर इस्तेमाल करते हैं। अब आप बुक का पैराग्राफ रीड कर रहे हैं। व्हेन अ व्हीकल टेक्स अ टर्न ऑन रोड, it also needs centripetal force, which is provided by the friction between the tires and road. If the road is slippery, then at high speed, friction may not be sufficient enough to provide the necessary centripetal force. Hence, vehicle will not be able to turn and make skid or may even topple. To overcome this difficulty, the highway road is banned on turn. This is the outer edge of track is kept slightly higher than that of inner edge, so that a car can get enough centripetal force to take a turn easily. एप्लीकेशन में अब इसकी नेक्स्ट एप्लीकेशन है सेंट्रीफ्यूग। स्टूडेंट सेंट्रीफ्यूग एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो सेंट्रीपिटल फोर्स और इसकी एक्शन के बदले में रिएक्शन फोर्स। अगर कोई बॉडी सर्कल में मूव कर रही है और सर्कल में मूव करती हुई बॉडी की जो फोर्स है उसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स का नाम देते हैं, तो इसकी एक रिएक्शनल फोर्स भी मौजूद होगी थर्ड लॉ के मुताबिक। थर्ड लॉ के मुताबिक इस रिएक्शनल फोर्स को आप नाम देते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का। तो ये एक इंस्ट्रूमेंट बनाया जाता है जिसे आप सेंट्रीफ्यूग कहते हैं। ये जब रिवॉल्व करते हैं अपनी एक्सिस के गिर्द तो ये दो मिक्सचर्स को सेपरेट करने में हेल्प आउट करता है। ऐसा मिक्सचर जिसमें लाइटर और डेंसर पार्टिकल दोनों मिक्स है, ये उस मिक्सचर में से लाइटर पार्टिकल्स को सेपरेट करेगा और डेंसर पार्टिकल को सेपरेट करेगा। तो सेंट्रीफ्यूग लेबोरेटरी में इस्तेमाल होने वाला एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करता है, और ये इंस्ट्रूमेंट डेंसर और लाइटर पार्टिकल्स में मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसकी नेक्स्ट एप्लीकेशन है ड्रायर मशीन। वॉशिंग मशीन का ड्रायर भी इसी बेसिक प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है। द ड्रायर ऑफ वॉशिंग मशीन आल्सो फंक्शन ऑन प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूग। The dryer consists of long cylinder with hundred of small holes on its wall. Wet clothes are piled up in cylinder, which is then rotated rapidly about its axis. Water moves outward to the walls of cylinder and then drained out through the holes. ये बुक का पैराग्राफ मैंने रीड कर दिया। अब असल में होता क्या है कि जब ये ड्रायर के अंदर एक ड्रम रिवॉल्व करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स इवॉल्व करती है, तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो सी है वो इस ड्रायर को घुमाने में हेल्प करती है, लेकिन इस एक्शन के बदले में एक रिएक्शन फोर्स भी प्रोड्यूस होती है जिसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से ये सारे के सारे वेट क्लॉथ जो से हैं वो इस ड्रायर की दीवार के साथ स्टिक हो जाते हैं
और इन परफोरेटेड प्लेट्स के अंदर से ये पानी जो सा है वो स्प्लिट होकर छींटों की सूरत में इन सुराखों से बाहर आ जाता है, इन होल से बाहर आ जाता है। तो इस तरह जो हमारा ड्रायर है वो भी सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बेसिक प्रिंसिपल के ऊपर परफॉर्म कर रहा होता है। इसकी एक बड़ी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है क्रीम सेपरेटर की। ये मशीन अक्सर आप लोगों ने दूध बेचने वाले लोगों के पास देखी होगी। दूध बेचने वाले लोग उस मशीन में दूध डालते हैं और एक हैवी मोटर से उसको रोटेट करते हैं। रोटेट करने से क्या फायदा होता है कि दूध की क्रीम सेपरेट हो जाती है और बाकी जो दूध है वो बाकी बच जाता है। सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से जो लाइटर पार्टिकल्स है यानी जो दूध है वो एक लाइट और हैवी पार्टिकल्स के ऊपर कंसिस्ट कर रहा होता है। लाइट पार्टिकल जैसा कि दूध है वो सारा का सारा एक्सिस ऑफ रोटेशन के करीब रह जाता है और हैवी पार्टिकल जैसा कि क्रीम है वो सारी की सारी फिर परफोरेटेड प्लेट के जरिए बाहर एमिट कर ली जाती है या वो दीवारों के साथ चिपक जाती है उस बर्तन के जिस बर्तन के अंदर जो सा है वो आप क्रीम को सेपरेट कर रहे हैं या जिसमें आपने ये मोटर अटैच की हुई है, तो वहां से फिर उस क्रीम को एक्सट्रैक्ट कर दिया जाता है। तो क्रीम सेपरेटर भी सेंट्रीपिटल फोर्स की एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। स्टूडेंट यहाँ पर हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स का टॉपिक क्लोज होता है। ऐसी तमाम तर वीडियोस को देखने के लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन के बटन को क्लिक करना है ताकि ऐसी आने वाली तमाम नेक्स्ट वीडियोस लेक्चर सीरीज की आपको मिल सके।